पिछले साल 24 जनवरी को मेरे को वहाँ से फ़ोन आया मिनिस्ट्री से, और उन्होंने कहा, बताया मुझे कि आपको चयनित किया गया है। पहला मेरा रिएक्शन था कि रॉन्ग नंबर है। मैंने अप्लाई नहीं किया है। अच्छा, आपने रॉन्ग नंबर क्या दिया? मैंने पहले मिनिस्ट्री से जब फ़ोन आया, उन्होंने कंफर्म किया कि डॉक्टर H.C. वर्मा बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पद्मश्री। तो मेरा पहला रिएक्शन था कि आपने कहीं और लगा लिया, कोई दूसरे H.C. वर्मा होंगे, क्योंकि मैंने तो अप्लाई ही नहीं किया है। अच्छा। तो उन्होंने बताया नहीं, हमें पता है कि आपने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन हाँ, आपके बारे में जो रिकमेंडेशंस लोगों ने दिए हैं उसके आधार पर ये चयन हुआ है कि आपका ही है। एक वेबसाइट बनी है जिसका नाम है UP10, यूपी उत्तर प्रदेश वाला यूपी, और 10 10वीं क्लास के, हाँ 10वीं क्लास के लिए, इसलिए 10 डॉट और फिर HCVerma.in ये वेबसाइट बनी है, और IIT कानपुर ने बनाई है ये वेबसाइट। और IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेशन में हम लोग ये कोर्स दे रहे हैं, शिक्षा सोपान प्लस IIT कानपुर। तो इस वेबसाइट पर अभी से लेकर के प्रतिदिन हम लोग एक मैथमेटिक्स का लेक्चर और एक साइंस का लेक्चर ये अपलोड करने की कोशिश करेंगे। कई साल पहले मैंने क्लास 9th के बच्चों का एक कैंप किया था यहाँ पे IIT में, जब मैं था उस समय में, और उस कैंप में मैंने उनको कैलकुलस पढ़ाए थे 8 लेक्चर्स, जो कैलकुलस की 12वीं क्लास में शुरू होता है। 8वीं और 9वीं और 10वीं में कैलकुलस की बात नहीं होती है, कठिन समझा जाता है, लेकिन मैंने क्लास 8-9 के विद्यार्थियों को कैलकुलस पढ़ाया था उस समय में, 6-7 साल पहले। तो गणित से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। अच्छा। हाँ, इसी तरीके से हमने ज्योमेट्री के ऊपर कई क्लासेस दी हैं। तो वो मेरी पसंद का विषय है गणित, उतना ही पसंद का विषय। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं प्रोफेसर SC वर्मा के सोपान आश्रम में हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर प्रोफेसर वर्मा की फिजिक्स लैब है। आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा माहौल, सब कुछ प्राकृतिक सा है। तमाम स्कूलों के बच्चे यहाँ पर फिजिक्स को समझने के लिए, उसे पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। और पिछले साल प्रोफेसर वर्मा को देश के सर्वोच्च अवार्ड से, पद्मश्री से नवाजा गया है। उस अवार्ड को मिलने के बाद मेरी पहली मुलाकात हो रही है प्रोफेसर वर्मा से। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत बधाई, इतना बड़ा पुरस्कार आपको मिला है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, पुरस्कार मिलने के बाद से कुछ ज़िंदगी में बदला है? कुछ VIP टाइप की फीलिंग हो रही है? नहीं, इसलिए नहीं बदला है क्योंकि मुझे ये पुरस्कार सालों पहले मिल चुका है और रोज़ मिलता रहता है। मेरे विद्यार्थी, जब हज़ारों विद्यार्थी मुझसे संपर्क करते हैं, मेल लिखते हैं और आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं, अपनी सफलता का श्रेय मुझे देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो मेरे लिए जितना बड़ा अवार्ड है, तो वो अवार्ड लेते लेते इतना अभ्यास हो चुका है, उसका आदी हो चुका हूँ मैं, कि कोई भी अवार्ड अब कोई अलग बड़ा परिवर्तन नहीं लाता है। वो ज़िंदगी जैसी चलती है, मेरे जो काम जैसे चलते हैं वैसे ही चलते रहते हैं। पद्मश्री के पहले जैसा था वैसा ही बाद में भी है। नहीं सर, ये तो बात सही आपने कहा कि आप हमेशा पब्लिसिटी से भी दूर रहें, आप चुपचाप, एक होता है ना कि एक साइलेंटली अपने काम को करते रहें। लेकिन एक अवार्ड मिलने के बाद कोई एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है कि कुछ और फिजिक्स में बड़ा करना है या बच्चों के लिए कुछ और करना, कुछ नया करने का सोच रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं। नया करने का तो हम हर दिन सोचते हैं, हर दिन। अगर वो नहीं सोचते तो हम अपने को इतना सक्रिय नहीं रख पाते, क्योंकि शिक्षकों के साथ एक स्वाभाविक जो परेशानी होती है वो यही होती है कि हमारे सिलेबस बहुत दिनों के बाद बदलते हैं। अभी ये नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी कितने दशकों के बाद आई है, तो एक बार हमने कुछ शुरू कर दिया पढ़ाना, जो हमें कहा गया मैंडेट, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाना है, मेरे मन में बहुत उत्साह है, तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल मैंने बहुत उत्साह के साथ में अपने सिलेबस को पढ़ा, लेक्चर्स तैयार किए, बच्चों को डिलीवर किया। लेकिन उसके बाद वो चीज़ मोनोटोनस हो गई। अब वो मोनोटोनस हो गई, मैंने अपनी सारी शक्ति उसमें लगा ली, अलग अलग किस्म से उसको प्रेजेंट करना, अलग अलग किस्म से बच्चों से सवाल पूछना, वो कर लिया हमने 5 साल, 7 साल, 10 साल, कितना। तो बहुत एक स्वाभाविक समस्या होती है कि शिक्षकों का उत्साह बना रहे टीचिंग के लिए लंबे समय तक, उनको अगर 30 साल, 40 साल, 35 साल
पढ़ाना है तो वो बना रहे, जो पहले साल में उत्साह था वही 35वें साल में भी उत्साह हो, ये एक बहुत कठिन परिस्थितियाँ हैं। और इसलिए नया सोचना, कुछ तो भी अलग हट कर के करना, ये अगर है तब तो मनुष्य सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, चीज़ें लेके आएगा। वो नहीं है तो नहीं करेगा। तो मैं पहले दिन से, शुरू से ही, जब से हमारी टीचिंग शुरू हुई तभी से कुछ ना कुछ हमेशा नया होता रहा। अलग अलग फेजेस आए हैं। किसी समय में ये कॉन्सेप्ट सब किताब का आया कि नहीं, ये टेक्स्ट बुक्स ऐसे नहीं चाहिए हमें, अलग। अब एक शिक्षक के नाते मेरे को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई थी कि आपको एक अलग टेक्स्ट बुक लिखनी है, भारत में अगर उपलब्ध नहीं है तो आप लिखिए, ऐसी कोई जिम्मेदारी किसी शिक्षक को नहीं दी गई है। ये मेरा अपना डिसीजन है कि ये नया काम है तो मेरे को करना है ये नया काम। फिर और कुछ समय बीतने के बाद जब यहाँ IIT कानपुर में ख़ास करके मैं आया तो बीटेक के बच्चों को पढ़ाने का मौका जिस समय मिला, तो उस समय में एक दूसरा फेज़ आया कि नहीं, हमें नया करना है। क्या नया करना है? लेक्चर है, अमूमन हम पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, टेक्स्ट बुक्स के अंदर में है इक्वेशंस लिखे, लेकिन नहीं, मेरे को अपने क्लास के अंदर में कुछ फिजिकल एक्सपेरिमेंट करना है, तब पढ़ाना है उससे रिलेटेड। तो पढ़ाने के पहले उसको कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस करके एक्चुअल एक्टिविटी प्रकृति में कैसी होती है उसका एक परिचय दे लेना, फिर उसके बेसिस के ऊपर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए इक्वेशंस डिराइव करना, उसके लिए मैथमेटिक्स करना, वो करना। तो एक नया स्टाइल आया। फिर वहाँ से आगे बढ़े हम कि भाई हमारे यहाँ बीटेक में बच्चे आते हैं 12वीं पास करके। अब उनकी समस्याएं मैंने देख ली कि वो सब रट करके और याद करके, और उनकी थिंकिंग कैपेसिटी बड़ी कम हो गई है बच्चों की, और इम्तहान पास कर लेते हैं और यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ आ करके फिर बहुत परेशान होते हैं। तो 12वीं क्लास में क्या किया जा सकता है, 11वीं क्लास में क्या किया जा सकता है, उनके लिए क्या एक्सपेरिमेंट, उनके टीचर्स के लिए क्या एक्सपेरिमेंट्स बना सकते हैं, वो एक नया काम उठा। फिर उसके बाद बनाने ही से हमने अपना कंटेंट बना ही लिया तो वो स्कूल तक पहुंचेगा कैसे। तो टीचर्स के साथ में कांटेक्ट करना, उनको ढूंढना, उनके कैंप्स करना, उनके वर्कशॉप्स करना, उनके स्कूलों में जाके टीचर्स को बताना कि देखो देखो आप ये पढ़ाते हो ना, आप ये प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहे हो, तो क्यों नहीं आप एक पानी लेकर के और एक लेज़र की टॉर्च छोटी सी लेके क्लासरूम में जाके पहले दिखा देते हो अपवर्तन। तो ऐसे टीचर्स के साथ में कांटेक्ट करके और ये टेक्नोलॉजी उनको सिखाना, वो एक नई विधा हो गई। तो हमेशा कुछ ना कुछ 2017 में रिटायरमेंट के पहले मैंने ये ऑनलाइन क्लासेस का मामला शुरू कराया। तो जब तक कुछ नया नहीं करते रहेंगे तब तक अपनी जीवंतता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। इसलिए नया तो हमें हर दिन करना है, अवार्ड मिले ना मिले वो तो बिल्कुल साइड की चीज़ है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था इस अवार्ड के बारे में, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी अवार्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म साइन नहीं किया। कभी किसी अवार्ड के लिए मैंने कहीं कोई दस्तखत करके अप्लाई नहीं किया। हालांकि ये रहती है व्यवस्था, उसको वही और होनी भी चाहिए। अगर हम कुछ करते हैं तो लोगों को भी पता होना चाहिए, और इसलिए अवार्ड्स अगर हैं तो उसके लिए अप्लाई करने में बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने अपने पर्सनल डिसीजन मेरा था कि मैं किसी अवार्ड के लिए कभी भी अप्लाई नहीं करूँगा, और मैंने नहीं किया। तो उस समय में वो पिछले साल 24 जनवरी को मेरे को वहाँ से फ़ोन आया मिनिस्ट्री से, और उन्होंने कहा, बताया मुझे कि आपको चयनित किया गया है। पहला मेरा रिएक्शन था कि रॉन्ग नंबर है, मैंने अप्लाई नहीं किया है। अच्छा, आपने रॉन्ग नंबर क्या दिया? मैंने पहले मिनिस्ट्री से जब फ़ोन आया, उन्होंने कंफर्म किया कि डॉक्टर HC वर्मा बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पद्मश्री। तो मेरा पहला रिएक्शन था कि आपने कहीं और लगा लिया, कोई दूसरे HC वर्मा होंगे, क्योंकि मैंने तो अप्लाई ही नहीं किया है। अच्छा। तो उन्होंने बताया नहीं, हमें पता है कि आपने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन हाँ, आपके बारे में जो रिकमेंडेशंस लोगों ने दिए हैं उसके आधार पर ये चयन हुआ है, ये आपका ही है। तो ऐसे है, ऐसी। तो आपके लिए मतलब ये अनएक्सपेक्टेड रहा होगा ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो कभी कल्पना नहीं थी कि कुछ चल रहा है, मुझे नहीं मालूम था कि कहीं किसी ने कुछ रिकमेंड। सर, ऐसा लगता है कि ये जो मतलब आप सही कह रहे हैं कि मतलब जो व्यक्ति काम करता है वो अवार्ड के पीछे नहीं भागता, लेकिन मुझे लगता है ये जो सम्मान मिला, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार, इसकी अपनी एक प्रेस्टीज है। तो मुझे लगता है तमाम जो आप कह रहे हैं ना, हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं, शायद ये उनका ही प्रयास होगा, उनकी ही कोशिश या उनका ही ड्रीम होगा कि जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया, जो मेरे लिए इतना काम कर रहे हैं। इस अवार्ड का बहुत बड़ा फ़ायदा ज़रूर हुआ है ना, बहुत बड़ा फ़ायदा ज़रूर हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी कहानी तो कह दी,
लेकिन इस अवार्ड की घोषणा के बाद जो बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस आए हैं, मेरे को फ़ोन आए हैं कांग्रेचुलेशंस के लिए, और ख़ास करके मेरे विद्यार्थी, मेरे शिक्षक, जिन शिक्षकों के साथ हम काम करते हैं, और वो इतने भाव विभोर हो करके उन्होंने वो बधाइयाँ दी हैं। और एक कॉमन सेंटेंस बहुत सारी बधाइयों में था, कॉमन सेंटेंस, बहुत सारे लोगों ने इस सेंटेंस को दोहराया। ये बहुत बड़ी सफलता है। सबने कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला है। बिल्कुल। आपको मिला? जब हमने ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे मिल गया ये पद्मश्री। और ये एक दो ने नहीं, ये बहुत सारे लोगों ने इसको कहा, तो उनका जो उत्साहवर्धन हुआ है, हाँ, बिल्कुल वही मैं कहना चाह रही हूँ। उनको जो समझ आया है कि अच्छा बढ़िया काम करते हैं तो रिकॉग्निशन मिलता है, हाँ। बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो उसके कारण से और समाज के अंदर में प्रतिष्ठा बढ़ती है। उनको जो एक फ्रस्ट्रेशन था कि हम शिक्षक हैं, सब लोग हमें हेय दृष्टि से देखते हैं, इसका IAS में नहीं हुआ, इसका फलना जगह नहीं हुआ, इसकी इसमें नहीं हुआ, बेचारे को टीचर बनना पड़ा। बहुत सारे लोगों को ऐसे फीलिंग होती है, बहुत सारे को नहीं होती है, लेकिन बहुत सारों को होती भी है कि कुछ नहीं हुआ, ऐसे समाज हमें देखता है। तो उनको लगा कि नहीं, एक टीचिंग के फील्ड में भी जा कर के इतना प्रतिष्ठा अर्जित की जा सकती है। तो वो जो हज़ारों लोगों में एक उत्साह की लहर दौड़ी है, और उसके बाद वो लोग और उससे काम कर रहे हैं, शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। सर एक चीज़ ये देखिए, आपको तो लोगों ने फ़ोन किया, लेकिन मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब आपको अवार्ड मिलने की घोषणा हुई, चूँकि आपका इंटरव्यू था और तमाम लोगों को मेरे व्हाट्सअप जो हमारा नंबर है चैनल का, मुझे बहुत सारे फ़ोन आए कि सर को अवार्ड मिला है, कैसे उनसे संपर्क हो सकता है, हम तो बहुत खुश हैं, वो सर कहाँ हैं। तो जो एक सर टीचिंग, मतलब ये किसी व्यक्ति को अवार्ड नहीं, ये उस प्रयास को और उस कोशिश को ये सम्मान है कि जो आप ईमानदारी से अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। मुझे लगता है कि इस अवार्ड से तमाम देश भर के जो टीचर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बात, अब चूंकि अभी पिछला सर एक साल बड़ा मुश्किल भरा रहा है कोविड के कारण, और तमाम बच्चों की सर पढ़ाई प्रभावित हुई है, तो ख़ास तौर पे मुझे पता चला कि आप जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और मैथमेटिक्स की चूँकि पढ़ाई नहीं हो पाई है, आप उनको कुछ क्लासेस दे रहे हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, जो अपना ये जहाँ बैठे हैं सोपान आश्रम, यहाँ पर हम लोग शाम के समय में, और इस इलाके के यानी 1-2 किलोमीटर के जो थोड़े निर्धन परिवार के बच्चे हैं या फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन मेरे बच्चे पढ़ें, तो उनको किसी प्रकार से आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए वो सब पढ़ाते हैं, स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन स्कूलों की फ़ीस साधारणतः इतनी ज़्यादा होती है कि फिर वो जो कम फीस वाले स्कूल हैं वही क्राइटेरिया मुख्य बनता है। कहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, ख़राब हो रही है, वो क्राइटेरिया नहीं बन के फ़ीस कहाँ कम लगती है। और उस क्राइटेरिया में जाने पे एक बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल तो जाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ न कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उनका विकास होता नहीं है। तो ऐसे बच्चे आश्रम पे आते हैं शाम के समय। हाँ, आश्रम पे आते हैं। हमारे IIT कानपुर के बहुत सारे विद्यार्थी वॉलंटियर करते हैं। हाँ, और भी जो आपस में यहाँ की लोकेलिटी है उसके भी जो कुछ युवक हैं, उत्साही युवक हैं, वो लोग वॉलंटियर करते हैं। और ऐसे जो एक 80, 85, 90, 100 बच्चे आ जाते हैं शाम के समय में, उनको फिर एक ढंग की पढ़ाई हम लोग कराते हैं। कुछ जो स्कूल में नहीं हो पाता यहाँ पे कराते हैं। अब ये पिछले साल के लॉकडाउन में वो सब हो गया बंद, तो और परीक्षाएं तो होनी है, वो तो अनाउंस हो गई हैं, और ये सभी यूपी बोर्ड के ही बच्चे यहाँ आते थे। तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि इस 1 महीना के करीब जो बचा है इसके बोर्ड परीक्षा शुरू होने में 10वीं क्लास में, तो उसमें हम लोग उनको कुछ ऑनलाइन कोर्सेज दें और उनको ऑनलाइन कोर्सेज वो ले पाएँ, क्योंकि अभी भी कोविड फिर से बढ़ रहा है। अभी भी हम उस क्लासेस को शुरू नहीं कर सकते। उन बच्चों को हम यहाँ बुला करके ग्रुप के अंदर में बिठा करके क्लासेस अभी भी नहीं दे सकते हैं। हालांकि अब लग रहा था ये इस बीच में कि अब हम लोग शुरू कर पाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो शुरू हो नहीं पा रहा है अभी। तो फिर ऑनलाइन करना, तो उसके लिए हम लोगों ने 2 व्यवस्थाएं की हैं। नंबर 1 कि हर एक दिन एक वेबसाइट बनी है। एक वेबसाइट बनी है जिसका नाम है UP10 up10.scverma.in, ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट बनी है और IIT कानपुर ने बनाई है ये वेबसाइट। और IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेशन में हम लोग ये कोर्स दे रहे हैं, शिक्षा सोपान प्लस IIT कानपुर। तो इस वेबसाइट पर अभी से लेकर के प्रतिदिन हम लोग एक मैथमेटिक्स का लेक्चर
और एक साइंस का लेक्चर, ये अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ये सर हर दिन होता है होगा? ये हाँ, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है, 24 अप्रैल से शायद परीक्षाएं अनाउंस्ड हैं, तो 1 महीने ही के करीब है, थोड़ा अधिक 1 महीने से। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रविवार छोड़ करके हर दिन एक एक लेक्चर देते रहें, लेकिन कभी कभी हम गैप भी करेंगे बीच में, ताकि बच्चों को अभ्यास करने का थोड़ा और टाइम मिले, क्योंकि पढ़ने के बाद जब तक खुद से नहीं अभ्यास करें तब तक तो काम चलता नहीं है ना। तो बीच बीच में हम लोग कुछ दिन का गैप भी देंगे, लेकिन अमूमन औसतन हम लोग कोशिश में है कि एक लेक्चर गणित का और एक लेक्चर विज्ञान का, ये हम उस पर अपलोड करें। तो जो बच्चे इसमें रजिस्टर्ड होंगे वो लोग फिर जैसे आज मान लीजिए एक लेक्चर अपलोड हुआ, 10 बजे दिन में अपलोड हुआ, तो उसके बाद वो वहाँ पे रहेगा। ये नहीं है कि उसको इतने बजे 10 बजे ही सब काम छोड़ करके बैठना है सुनने के लिए, ऐसा नहीं है। वो वहाँ पे रहेगा, उस वेबसाइट पे वो जाएं, शाम को, रात को, दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग, जब भी उनको समय निकलता है वो उस लेक्चर को सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और उसमें से फिर सीख सकते हैं। जो प्रश्न उसके अंदर हम लोग हल करते हैं उसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक दिन में कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन फिर दूसरा लेक्चर आ जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था है। तो सर इस वेबसाइट में जाके कैसे, वेबसाइट में गए वहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन होगा? हाँ, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से या जैसे भी लैपटॉप अगर है, उससे अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसका जो ओपनिंग पेज है, पहला पेज है, उसके ऊपर हिंदी में ही सारी सूचनाएं हैं और हिंदी में ही लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन करने की क्या विधि है। अच्छा। हाँ, हिंदी में पूरे लिखा है कि आप इस यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्रिएट न्यू अकाउंट, या जो कुछ भी सब बताया हुआ है कि वहाँ पे क्लिक करें, तो क्लिक करने से आपको नाम लिखें, एड्रेस लिखें, हाँ क्लास लिखें, हाँ लिखें, अच्छा। हाँ, फिर लेकिन एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। अच्छा। एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम वो सबमिट करते हैं अपनी सारी सूचना, तो उसके बाद एक मेल पर हमें एक OTP भेजी जाती है। अच्छा, ईमेल पे OTP जाएगी? अच्छा। तो ईमेल जो हम वहाँ पे लिखेंगे उस पर OTP जाती है और वो जाके मेल खोल करके वो OTP को फिर से यहाँ डाल करके और तब फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अब जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, उन सब के पास में ईमेल नहीं है, करते ही नहीं है, वो क्यों करेंगे? उनके पास में ईमेल नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है। बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, घर में भी नहीं है, और अगर है तो एक फ़ोन है, और एक फ़ोन है तो पुराने समय का छोटे से स्क्रीन वाला फ़ोन है, कीपैड वाला, तो वो है। फिर वो भी एक फ़ोन है, उनके पिताजी जब काम पे जाते हैं तो अपना लेकर चले जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने अपने सोपान आश्रम के अंदर में एक 10 कंप्यूटर्स का हमारा कंप्यूटर सेंटर है, ये खोल के रखा है कि जो लोकल हमारे 2-3 किलोमीटर वाले जो बच्चे हैं, तो मुख्य रूप से तो हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं, पूरे यूपी से या पूरे भारत से भी कर सकते हैं, जिनको परीक्षा नहीं देना है फिर भी पढ़ना है। हाँ, मैथ तो कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, तो कोई भी उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है कि आपको यूपी बोर्ड का ही होना चाहिए। तो इस तरीके का अपना कंप्यूटर सेंटर हमने ओपन करके रखा है। बच्चे यहाँ आ सकते हैं, हमारे कंप्यूटर पर बैठ सकते हैं, यहाँ से उनका ईमेल आईडी भी हम लोग जनरेट किया है। हम लोगों ने बहुत से बच्चों को बुला करके और उनका ईमेल आईडी हमने जनरेट किया, उनको तो पता ही नहीं है क्या ईमेल होता है, क्या आईडी होती है, और उसका उनका रजिस्ट्रेशन कराया है, और वो लोग यहाँ के कंप्यूटर सेंटर में आ करके बैठ करके वो पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ सर, ये तो आसान है कि जो आपके आसपास रहते हैं, लेकिन हर बच्चा या इतना खुश नसीब नहीं है जो आपके आसपास रहता हो। तो सर मेरी बात ये है कि जो पूरे यूपी से, आपने बताया यूपी बोर्ड के बच्चे जो मैथ और साइंस के लिए कर सकते हैं, दूसरा पूरे देश में कहीं भी बच्चे हों, अगर वो साइंस पढ़ने के इच्छुक हैं, मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं, तो सर एक तो जो आपने मुझे ये वेबसाइट बताई है up10.scverma.in, इस पर जाके रजिस्ट्रेशन करना है। सर ये हिंदी में है कि इंग्लिश में है? ये हिंदी में, सारा काम हिंदी में। जो वेबसाइट पर जो सूचनाएं हैं वो सारी हिंदी में है, और लेक्चर सारे हिंदी में हैं। लेक्चर सारे हिंदी में है। अच्छा सर, ये जो वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या कोई फीस देनी है कि ये फ्री क्लासेस हैं? पूरी तरह फ्री है, फ्री क्लासेस पूरी तरह फ्री है ये। अच्छा। क्योंकि एजुकेशन, मेरा अपना मत ये बनता है कि एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार होता है स्किल डेवलपमेंट के लिए। मुझे अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी करना है आगे, तो उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन, और सही एजुकेशन, सही दिशा में एजुकेशन। केवल परीक्षाएं पास नहीं करना, सीखना, चीज़ों को सीखना, हुनर पैदा करना, अपने दिमाग में सोचने की प्रक्रियाएं विकसित करना, चीज़ों को जानना,
तो एजुकेशन जो है वो इतनी जैसे हवा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए ना, वैसे शिक्षा जरूरी है। शिक्षा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, और इसलिए इसके अंदर में धन की बाधा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने जितने भी कोर्सेज हम दे रहे हैं, अभी तक हमने जो कोर्सेज दिए हैं इसमें किसी में रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं रखी गई है, इसमें भी नहीं रखी गई है। वो बेझिझक कोई भी बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप खासतौर पे अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए जो कोर्स प्रोफेसर एस.सी. वर्मा ने स्टार्ट किया बहुत ही अच्छा कोर्स है, हिंदी में है। आप इसकी वेबसाइट है up10.scvarma.in। हम इस वीडियो के नीचे भी इस वेबसाइट का एड्रेस आपको भेज देंगे जिसमें कि आप, लेकिन ये सर ने कहा है कि आपका ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी क्रिएट करना बहुत आसान है। आप कहीं भी यूपी के किसी भाग में रहते हैं और या फिर देश के किसी हिस्से में रहते हैं, आप ज़रूर अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करें और इस ऑनलाइन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसका जो मीडियम है वो हिंदी है। सर एक चीज़ बताइए कि जो कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, इसमें कोई ड्यूरेशन तो फिक्स नहीं है, मतलब जैसे आप एक महीने में 30 लेक्चर आपके हुए तो वो किसी भी टाइम सुबह शाम, कोई क्लास का कोई टाइम भी है आपका कि इस समय आपका लेक्चर शुरू होगा? नहीं, ये ऐसा है ना कि ये जो लेक्चर है एक बार अपलोड होने के बाद ये पूरी परीक्षा ख़त्म होने तक तो वहाँ ज़रूर रहेगा। अच्छा। पूरी परीक्षा ख़त्म होने तक वो वहाँ पे बना रहेगा। तो कभी भी आप बाद में भी एक हफ्ते बाद भी इस चैप्टर का रिवीजन करना है आपको, तो आप वापस इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो जिस समय भी सुविधा हो, चूँकि वहाँ बना हुआ है, जिस समय भी सुविधा हो आप इस वेबसाइट के ऊपर अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप एंटर करें, और उसके बाद जो भी लेक्चर देखना है वो सब लिस्ट वहाँ पर होगी। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 17, अध्याय 2, जो कुछ भी है, त्रिकोणमिति है। तो मैथ की क्लासेस आप ले रहे हैं? मैथ की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। लोगों को लगता है कि प्रोफेसर एस.सी. वर्मा सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए नई जानकारी कि सर जो है मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ का क्लास मैं कर रहा हूँ, मैथ की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, और फिज़िक्स की रिकॉर्डिंग हमारी सहयोगी शिक्षिका हैं अनीता जी, वो कर रही हैं। इसी तरह केमिस्ट्री कोई और करेंगे, श्री नारायण जी हैं या अन्य लोग हैं। तो मैंने फिज़िक्स नहीं लिया है, मैंने अच्छा सर, ये बताइए कि लॉकडाउन की वजह से सर बच्चों की बहुत पढ़ाई प्रभावित हुई, हालांकि कोर्स भी 30% कोर्स भी कम किया गया, तो जो आपके ये 30 लेक्चर्स होंगे एक महीने की मैथ की पढ़ाई, इसमें क्या पूरा कोर्स कवर हो जाएगा? जितना इस बार की परीक्षा के लिए उन्होंने कहा है लगभग उतना हो ही जाएगा। ऐसी मुझे आशा है कि लगभग उतना हम कर ही लेंगे। छूटेगा तो बहुत थोड़ा ही सा छूटेगा, नहीं तो कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो सर ये तो बहुत अच्छा लेक्चर आपने डिज़ाइन कर लिया। देखिए बच्चे अगर मतलब 30 लेक्चर आपके सुन के एक ओवरऑल मैथ को कवर कर लें तो ये बहुत उनके लिए आसानी होगी। और ख़ासतौर पे सर बच्चे जो कोचिंग या ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, क्लासेस, वो जाहिर सी बात वो कर नहीं पाए हैं, तो ये लेक्चर आपके बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाला है। सर इसके अलावा कुछ और मैथ के बारे में या साइंस के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे जो कोर्सेज आपके स्टार्ट हो रहे हैं? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो यही है, और वैसे तो बीएससी के लिए मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं, अभी भी चल रहा है। एक कोर्स मैकेनिक्स का चल रहा है जो कि बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ 20,000 विद्यार्थी उसमें रजिस्टर्ड हैं, तो वो चल रहा है कोर्स। अच्छा, उसमें नए बच्चे बीएससी के अगर नए बच्चे आपको ज्वाइन करना चाहें? अब लाभ नहीं है क्योंकि वो कोर्स काफ़ी चल चुका है। अच्छा। वो काफ़ी चल चुका है। तो वो लेक्चर पढ़े रहते होंगे सर, वो कीचड़ हटा देते हैं आप? लेकिन जो रजिस्टर करते हैं उन्हीं को दिखता है वो। नहीं तो मान लीजिए नए बच्चे रजिस्टर करना नए बच्चे रजिस्टर करेंगे तो जो नया कोर्स शुरू होगा उसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। अच्छा। तो अभी मतलब 10th के बच्चों के लिए ही है? अभी 10th के बच्चे। अच्छा सर, मुझे लगता है कि आप जो इतने, क्योंकि फिजिक्स तो इतने अच्छे समझाते हैं, मुझे लगता है कि उसको आपकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को तो 10th 12th और कंपटीशन के तमाम स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है ये जो मैथ के क्लासेस हैं वो तो एक, वैसे तो आपने बनाया तो 10th क्लास के लिए, अटेंड तो कोई भी कर सकता है इसको। हाँ, क्योंकि मैथ को समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को। असल में वो गणित पढ़ाने में मुझे बहुत आनंद आता है ना। मुझे फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स करने में, फिज़िक्स पढ़ाने में तो आनंद आता ही आता है, लेकिन गणित में भी मुझे बहुत रुचि है। और शायद एक डिफ़िकल्ट सी चॉइस थी कि मैं फ़िज़िक्स में अपना करियर बनाऊंगा या मैथमेटिक्स में, मेरे को दोनों ही बहुत पसंद थे। और आज की तारीख में भी गणित पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम बहुत बार बच्चों की क्लासेस लेते हैं। कई साल पहले मैंने क्लास 9th के बच्चों का एक कैंप किया था यहाँ पे IIT में, जब मैं था उस समय में। और उस कैंप में मैंने उनको कैलकुलस पढ़ाए थे, 8 लेक्चर्स, जो कैलकुलस की 12वीं क्लास में शुरू होता है। 8वीं और 9वीं और 10वीं में कैलकुलस की बात नहीं होती है।
कठिन समझा जाता है। लेकिन मैंने क्लास 8-9 के विद्यार्थियों को कैलकुलस पढ़ाया था उस समय में, 6-7 साल पहले। तो गणित से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। अच्छा। हाँ, इसी तरीके से हमने ज्योमेट्री के ऊपर कई क्लासेस दी हैं। तो वो मेरी पसंद का विषय है गणित, उतना ही पसंद का विषय। अच्छा सर, कल मैंने अपने चैनल पे कम्युनिटी पेज पर तमाम स्टूडेंट्स को ये एक हमने सूचना जारी की थी कि कल मैं प्रोफेसर एस सी वर्मा सर से मिलने वाली हूँ और आपके कोई सवाल हो भेजें। तो सर सवाल तो ढेर सारे हैं, लेकिन मैं कुछ सेलेक्टेड आपसे पूछ लेती हूँ और बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा, आप उनको आंसर देंगे। सर, एक विवेकानंद यादव ने कहा है कि वो 12th क्लास में पढ़ते हैं, यूपी के स्टूडेंट है वो, और कह रहे हैं कि सर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, बहुत टफ लग रहा है, एग्ज़ाम आने वाला है, क्या करें? देखो, एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो एक अलग प्रश्न होता है, और ये बिल्कुल सही है। एग्ज़ाम आने वाला है तो अभी आपको एग्ज़ाम पर ही फोकस करना चाहिए, डेफिनेटली। लेकिन हमेशा याद रखिए कि केवल एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ना ये आपके हाथों में और आपके मस्तिष्क में शक्ति प्रदान नहीं करेगा, है ना। ये बहुत ज़रूरी है, इम्तहान के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इम्तहान में अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इतने के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं तो आप अपने जीवन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। जीवन की बड़ी बड़ी परीक्षाएं आने वाली हैं और बहुत लंबे समय तक आने वाली हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल आपको इन परीक्षाओं में से गुजरना है। हर दिन ज़िंदगी आपकी परीक्षा लेगी, और उसके लिए जो तैयारी चाहिए वो आपकी अभी ही होनी चाहिए। ये जब आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, इसके आगे के क्लासेस में जाएंगे, या 10वीं में पढ़ रहे हैं, ये तैयारी साथ साथ चलनी चाहिए। 2 तैयारियाँ चलनी चाहिए, एक परीक्षा की और एक ज़िंदगी की। तो जो विषय आप पढ़ रहे हैं उसको ठीक प्रकार से समझना, गहराई से समझना, भले ही वो इम्तिहान में आने वाला हो या ना आने वाला हो। उसमें से अगर आप खुद कुछ नया निकाल सकते हैं, कुछ आगे बढ़ के सोच सकते हैं, वो करना, वो आपके जीवन की तैयारी है। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि परीक्षाएं आपकी बहुत क्लोज हैं, तो इसलिए आप परीक्षाओं पर फोकस करें और प्रश्न पत्र देखें, किस तरह के प्रश्न आया करते हैं उनको देखें, और उसके आधार के ऊपर फिर किताबों में आप वो प्रश्न को समझने के लिए आपको क्या पढ़ना है, कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ना है, कुछ कई बार प्रैक्टिस करना है, कई बार सवाल बनाने हैं, तो वो आप करें और ज़रूर अच्छा करेंगे। उत्साह से करें, उत्साह से करें, घबरा करके नहीं। हाँ, मेन आपको टेंशन नहीं पालनी, क्योंकि सर टेंशन में कि अरे एग्ज़ाम पास है, मेरे पेपर कैसे होंगे, नंबर कितने हैं, इस डर में भी बच्चों की बहुत सारी पढ़ाई नहीं हो पाती। सर, एक और स्टूडेंट है राजेश खरे, वो कह रहे हैं कि सर मैं फिजिक्स का टीचर बनना चाहता हूँ आपकी तरह, क्या करूँ बताइए? बिल्कुल, बहुत बधाई हो कि आपने बहुत अच्छा रास्ता चुना है। और ये क्या विद्यार्थी हैं अभी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आप एकदम अपने से जो आपके सहपाठी हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं, उनके लिए आप प्रश्न सोच करके जाइए। आप अच्छे अच्छे प्रश्न सोच करके जाइए और उनसे पूछिए, और वो अगर नहीं बता पाए तो उनको समझाइए। तो आप शुरू हो जाइए अभी से ही, अभी से ही शुरू हो जाइए। आपके आसपास पड़ोस में, घर में, मोहल्ले में जो बच्चे हों, जो आपसे 1 साल नीचे की क्लासेस में पढ़ रहे हों, 2 साल के नीचे की क्लासेस में पढ़ रहे हों, आप उनको पढ़ाइए। और पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आज चैप्टर 1 ख़त्म किया, कल चैप्टर 2, नहीं नहीं नहीं, वो जो पढ़ रहे हैं, वो जो पढ़ रहे हैं, जो भी फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो आप वो उस चैप्टर के बारे में सोचिए कि इस चैप्टर में कोई बढ़िया सा मज़ेदार सा सवाल लेकर के हम उन बच्चों के पास में जाए, है ना। जैसे अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, लेंसेज पढ़ रहे हैं, मिरर्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो उनके सिलेबस में जो उन्होंने पढ़ लिया अपने क्लास के अंदर में, आप वो नहीं पढ़ाना, हाँ वो नहीं पढ़ाना, लेकिन उस अध्याय में से, उस लेंस के अध्याय में से आप थोड़ा कुछ रोचक सा प्रश्न बना सकते हो क्या? आप रोचक सा कोई प्रश्न सोच सकते हो क्या? आप कह सकते हो क्या, देखो ये चश्मा है, इसके अंदर में भी लेंस है, वही लेंस है जो आप किताब में पढ़ते हो, किताब में तो ऐसा ऐसा बना रहता है, इसमें तो बहुत अलग किस्म का है, ये क्या मामला है? तो इस तरह की चीज़ें लेकर के आप उन बच्चों के साथ में इंटरेक्शंस करें, और फिर उनको बताएं कि किताब में जो ऐसा वाला लेंस बना रहता है और ये जो चश्मे में जो ऐसा लेंस अलग किस्म का है, क्या रिश्ता है इन दोनों के अंदर में। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, जब कभी आप कभी अपने सहपाठियों के साथ में, कभी आप अपने से जूनियर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, आनंदमयी चर्चा कीजिए। उसके लिए कोई फॉर्मल आप टाइम और ये सब मत करिए कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ने आना है, तो आप की तैयारी हो जाएगी अच्छे शिक्षक होने की।
सर एक और स्टूडेंट है अशरफ खान, वो कह रहे हैं कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो मैं समझ रहा हूँ लेकिन इसको न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करूँ। आपको लगता है कि आप समझ रहे हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं कि आपको ये जो लगता है कि आप समझ रहे हैं उसकी जांच हो जाए कि आप सही सही समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक ठीक समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे कहीं जाना है और पहली बार जाना है, किसी के घर जाना है, हम उससे रास्ता पूछते हैं। अब उसने रास्ता हमें समझाया, यहाँ SBI के ATM आएगा, फिर यहाँ पर एक मोड़ आएगा, यहाँ पे सब्जी वाले की दुकान होगी, यहाँ से आप ऐसा टर्न करना। हम बहुत ध्यान से उसको सुनते हैं और समझ लेते हैं और उस अनुसार चलते हैं। लेकिन हम चलते हैं तो हम भटक जाते हैं, अक्सर हम भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। और तब होता है ये क्या हो गया, फिर से हम फ़ोन करते हैं, लोकल लोगों से पूछते हैं भाई मुझे यहाँ जाना है, क्या करूँ, किधर से जाऊँ। तो वैसा ही है, जिस समय आप पढ़ रहे हैं किताब, आपको लग रहा है कि हाँ हमने ठीक ठीक समझ लिया, और समझते भी हैं ठीक ठीक। लेकिन एक तो होती है कि इतनी बढ़िया से उस चीज़ को हमने समझ लिया है कि अब कुछ ज़रूरत नहीं, आप अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलते। आप अपने स्कूल से जब अपने घर आते हैं, चाहे उसके बीच में 7 मोड़ हों, लेकिन आप कुछ दूसरा भी सोचते रहते होंगे, आप गाने भी गुनगुनाते रहते होंगे, तो भी आप सही जगह पे मुड़ते हैं। तो वो जो मास्टरी है वो एक अलग चीज़ होती है। और जो समझ गया, जिस समय पढ़ा उस समय लगा कि हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है। तो जिस समय आप वो एड्रेस सुन रहे थे, नोट कर रहे थे, उस समय तो लग रहा था हाँ ठीक है, समझ गया, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसका। लेकिन फ़र्क है ना, अपने घर का रास्ता याद करना, उसको समझना, और जो पहली बार आपने सुना किसी से उसको समझना, फ़र्क है। तो अभ्यास। इसका मतलब जैसे शायद अगर ये न्यूमेरिकल्स में अप्लाई नहीं कर पाए, इसका मतलब शायद कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझ पाए। हाँ, ठीक से नहीं समझ पाए, समझ लिया जितना है किताब के अंदर में, उसमें उनको कोई भ्रम नहीं है कि इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आ गया, वो समझ में सब कुछ आ गया। लेकिन समझ में आने के बाद हमें मान लीजिए हम फर्नीचर बनाने की बात करें, हमें वो आरी चलाना आ गया कि ऐसे आरी चलती है, ऐसे बटाली चलती है, ऐसे पॉलिश होता है, ये हमने सीख लिया। प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है, नहीं तो अच्छा फर्नीचर नहीं बनता। बिल्कुल अभ्यास करेंगे। कभी लोग कहते हैं ना भाई ये 10 साल से बना रहे हैं, 20 साल से जो फर्नीचर बना, क्यों उसके निखार आता है, क्योंकि प्रैक्टिस से आता है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट समझ, और ये न्यूमेरिकल बनाना प्रैक्टिस ही है। जब आप पहली बार आपको किसी ने सिखाया ऐसे पकड़ना, ऐसे हथौड़ी लगाना, इतने एंगल पे रहना, आपको सिखाया उसने, फिर आप उतरे बनाने के लिए, तो आपसे नहीं बनने वाला है ना। वो 2 बार, 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार आप खराब करोगे ना, धीरे धीरे करके उसमें निखार आएगा ना। वही चीज़ है, आपने सीख लिया है, लेकिन आप न्यूमेरिकल बनाओ, नहीं बनेगा। जैसे वो फर्नीचर नहीं बनेगा, आपने सीख लिया आरी चलाना, आपने सीख लिया टाली चलाना, रंदा मारना, सब कुछ सीख लिया आपने, लेकिन नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा न्यूमेरिकल। बिल्कुल कोई चिंता की बात ही नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया है वो। अब लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए तो जरूर बनेगा। करते रहिए, हाँ करते रहिए। सर और कुछ 2-3 और स्टूडेंट हैं, सबकी तो एक चिंता सर, कंपटीशन में नीट की तैयारी और जेईई की कर रहे हैं, जैसे हीना है, सुवानकर हैं, कई स्टूडेंट हैं। सबने एक बड़ा जनरल सा कॉमन सा सवाल पूछा है कि सर नीट की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स वाला पार्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कोई तरीका आप कोई शॉर्टकट बता दीजिए सर। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने इतने समय से पढ़ा होगा, 2 साल से आपने पढ़ा होगा, 3 साल से पढ़ा होगा, 1 साल से पढ़ा होगा, तैयारी आपने की होगी। अपने पर भरोसा रखिए, अपने पर भरोसा रखिए। आपने मेहनत अगर की है तो अपने पे भरोसा रखिए, आपकी तैयारी हुई है, अच्छी तैयारी हुई है। अब केवल आप उसके साथ में जितना भी समय बचा हुआ हो, उसके साथ में आप अभ्यास करते रहिए, आप पढ़ते रहिए, दोबारा वो सवाल कुछ बनाते रहिए। नहीं बने तो फिर से जाके चैप्टर में से पढ़ लीजिए, फिर से कोशिश कर लीजिए, फिर से बना लीजिए, बनेंगे। और बहुत फिक्र की बात नहीं होती है। जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार वो हमारी अपेक्षाओं से आसान होते हैं क्योंकि हम जब तैयारी करते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये आ गया तो क्या होगा, वो आ गया तो हमें ये नहीं आता, हमें नहीं वो आता। लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न करने जाते हैं तो वहाँ तो थोड़े ही से प्रश्न आने होते हैं ना, तो शायद आपने उनकी तैयारी कर ली होगी, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, लगातार उसके साथ में बने रहिए जब तक आपकी परीक्षाएं हो रही हैं। और परीक्षाएं होने के बाद छोड़ना नहीं, परीक्षाएं होने के बाद भी पढ़ना है।
सर बस एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। एक अक्षय प्रताप हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे मतलब फिजिक्स में ही कमांड हासिल करनी है और फिजिक्स में ही मुझे टॉपर बनना है, तो मेरा सवाल ज़रूर पूछिएगा। तो क्या सर फिजिक्स के लिए बता दीजिए क्या? देखो, कोई अलग से तो चीज़ बताने की है नहीं, है ना। आपको फिज़िक्स करना है, अच्छी फिज़िक्स करना है, उसके अंदर में आपको करियर बनाना है, उसके अंदर में आपको टॉप पोजीशंस लेना है। रास्ता एक ही है, शॉर्टकट कुछ है नहीं। आप जब पढ़ें, आप जब कोई चीज़ पढ़ें तो आप स्वयं से उसमें से सवाल जनरेट करें, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ये हो जाता तो क्या होता, वो हो जाता तो क्या होता। भैया जिस समय आप वो करते हो, मिरर का लेंस का फॉर्मूला निकालते हो, तो वहाँ पे आप उस डेरिवेशन को जब ध्यान से देखिए, जो 1/v + 1/u = 1/f निकालते हैं, तो कहीं पे कहते हैं कि ये जो दर्पण का और अपार्चर है वो छोटा मानो, तब समरूप त्रिभुज बनाओ, सिमिलर ट्रायंगल्स बनाओ, तब फिर आगे मैथमेटिक्स करके फार्मूला निकालते हैं। अब ये छोटा क्यों, ये छोटा क्यों, अगर छोटा ना होता तो क्या हो जाता। तो इस तरह के प्रश्न उपजाइए। जब किताब पढ़ते हैं ना, तो किताबों में जो कुछ लिखा है उसमें से आप नए प्रश्न जनरेट कीजिए और उन नए प्रश्नों के ऊपर आप एक्सप्लोर कीजिए, उसके ऊपर आप काम करिए। बेसिक इक्वेशंस आपको पता है कि हाँ, जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये होता है, और जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये होता है, और अगर स्फेरिकल सरफेस है तो उसका नॉर्म, बेसिक चीज़ें आपको पता है। अब उस पर जो बिल्टअप करके इक्वेशन सेटअप हो रहा है, उसमें उन्होंने बीच में कहीं मान लिया कि नहीं भैया अपार्चर छोटा है, लेकिन हम अगर बड़े अपार्चर वाला लेंगे दर्पण तो क्या होगा। अब थोड़ा इसके ऊपर काम करिए। तो इस प्रकार के नए प्रश्न लेकर के उन पे अगर आप काम करते हैं जो परीक्षा में नहीं पूछे जाने वाले हैं, तो फिर आप तैयार होते हैं। तो फिर आप एम्पावरमेंट होता है आपका, तो फिर आप तैयार होते हैं और इस राह पर आप आगे बढ़ेंगे। फिर अगर आप फिज़िक्स में करना चाहते हैं तो एक दूसरी चीज़ है कि बहुत ही फिज़िक्स वालों के लिए एक मामला आसान करके रखा हुआ है ईश्वर ने, कि आपके फिज़िक्स की लगभग हर विधा जो है, लगभग सारी विधाएं, वो आपके चारों बगल दिखाई पड़ती हैं। आप हीट थर्मोडायनेमिक्स कर लीजिए, आपके किचन के अंदर में हमेशा एक चूल्हा जलता रहता है, चीज़ें गर्म होती रहती हैं, ठंडी होती रहती हैं, उबलती रहती हैं, फेस चेंज होता रहता है, उबलती रहती हैं, वो लिक्विड से वेपर बनता रहता है, हो रहा है वहाँ पर। आप लाइट का चैप्टर है, सूरज निकलता है और बल्ब जलते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, तरह तरह की रोशनियाँ होती हैं। आप लेंसेज मिरर हैं, चश्मे लगाते हैं लोग, दर्पण के अंदर में देख के बाल ठीक करते हैं, सब कुछ है यहाँ पर। मैकेनिक्स है, मोशन है, दुनिया भर का मोशन आप देखते हैं, साइकिल भी चलती है, लोग भी चलते हैं, बॉल भी लुढ़कता है, फुटबॉल खेलते हैं लोग तो प्रोजेक्टाइल का मोशन भी होता है, क्रिकेट खेलते हैं तो फिर वो कोलिजन का भी होता है। तो जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अंदर में, साउंड है, वेव है, वो सब प्रकृति ने मेरे को बिल्कुल हवा पानी जैसे दी है ना, वैसे ही फिज़िक्स दे करके रखा हुआ है। तो अगर आप फिज़िक्स की लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा। ये जो कुछ हो रहा है ना अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे अपनी ज़िंदगी के अंदर में, उसको रिलेट कीजिएगा फिज़िक्स से। तो इस तरह से आप चलिए, देखिए कितना बढ़िया फिजिसिस्ट बनेंगे। थैंक यू सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। तो ये थे प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। खासतौर पे ये इंटरव्यू है, इसमें मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रोफेसर वर्मा की क्लास आप ज़रूर अटेंड करें। मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, वेबसाइट है जहाँ जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। बस आपके पास 1 महीने का समय है और करीब 30 लेक्चर होने वाले हैं। प्रोफेसर वर्मा आपको तमाम जो चैप्टर्स हैं उनके जो मैथमेटिक्स के वो पढ़ाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर साइंस की भी क्लासेस हो रही हैं, आप इसी वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा भी इंटरव्यू का एक नया जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा, उसमें मैं और भी बातें प्रोफेसर वर्मा से करने वाली हूँ। एक तो फिजिक्स की जो उनकी बुक नई हिंदी में आई है उसके बारे में बात करूंगी, और कैसे तमाम जो टीचर्स हैं फिजिक्स के वो कैसे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, फिजिक्स में कैसे वो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं उनसे पूछूंगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।